सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, जो पहली चीज़ हमारे पास है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्या? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, और यू कैन से दैट बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये दोनों डेफिनेशन आपने बताई। इंट्रोडक्शन के आज ही कहते देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं द बेसिस ऑफ चेन जो कि उनके अंदर मौजूद होती है। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स। ऐसे ही चेन के अंदर जो कार्बन एटम्स की बॉन्डिंग होती है उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं दो मेजर ग्रुप्स में। एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और दूसरे को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दो हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन bonds in the chain are single. ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स इन विच containing all the carbon bonds single. Yes, those hydrocarbons in which all the carbon bonds are single, वो सैचुरेटेड। कार्बन और कार्बन के दरम्यान में जो चेन के अंदर बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा। मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नॉट अलाउड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, दे आर सेड टू बी द सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल मीन मोर देन वन कार्बन डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, बट वी आर हियर टू डिस्कस के सिर्फ जनरलाइज डेफिनेशन कीजिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सारे के सारे कार्बन बॉन्ड सिंगल होंगे, मल्टीपल नहीं होंगे। मल्टीपल कार्बन बॉन्ड्स आर नॉट अलाउड, बट सिंगल बॉन्ड, जब ऑल कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होंगे तो वी विल से दैट हाइड्रोकार्बन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दैट इज द सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट जब हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी अलाउड हो, डबल बॉन्ड भी अलाउड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स अलाउड हो या मौजूद हो, दोज हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जी, अब जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनको अल्केन्स कहा जाता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फिर दो क्लासेस हैं। एक हम कहते हैं अल्कीन्स और दूसरे कहते हैं अल्काइंस। तो हाइड्रोकार्बन्स containing कार्बन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्केन्स एंड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर सेड टू बी द अल्काइंस। प्रॉब्लम जी, तो ये उन्होंने बता दिया और सारा हमने पीछे रिवाइज भी कर लिया। So they are classified according to the type of bonding between the carbon atoms. You have learnt differences between alkanes, alkenes, alkynes in the previous chapter. ऐसा हो चुका, हमने रिवाइज भी कर लिया, रिकॉल भी कर लिया। About 90% of the energy used to sustain our way of life comes from the fossil fuels. ऐसा ही है जी, कोल यूज करते हैं, नेचुरल गैस, हम खाना भी पका रहे हैं, सुबह नाश्ता भी करके आए तो नेचुरल गैस यूज करके हमने खाना पकाया। सो देयरफॉर जो हमारे पास ज्यादातर जो एनर्जी के सोर्सेज जो कि हमारी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, दे आर द फॉसिल फ्यूल्स। एंड फॉसिल फ्यूल्स क्या है? वो हमारे पास अल्केन्स हैं, मिक्सचर्स ऑफ अल्केन्स हैं। सो दे वी हाइड्रोकार्बन्स हैं। सो कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल्स। व्हाई आर दीज fuels called fossil fuels? Natural gas, petroleum and coal are called the fossil fuels. Why? सादा सा जवाब यही है कि because these fuels are obtained from the remains of extinct organisms, or the fossils of extinct organisms, so therefore they are the fossil fuels. These fuels are the fossils, so therefore they are the fossil fuels. आसान था जवाब, शाबाश। So आगे क्या जी? Natural gas is a mixture of low molecular weight hydrocarbons. तो कोई बंदा नेचुरल गैस की डेफिनेशन पूछे तो क्या देनी है? लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स या ए मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड नेचुरल गैस। फिर मेनली इट कंटेन्स मीथेन गैस, उसके बाद इसके अंदर ब्यूटेन भी होती है, ईथेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है स्मॉल अमाउंट्स में। पेट्रोलियम इज ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ मेनली हाइड्रोकार्बन्स या ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड द पेट्रोलियम। When these fuels are burnt, जब इन फ्यूल्स को हम जलाते हैं, जब इन जो हमारे पास ये ईंधन जो मौजूद है इनको हम जलाते हैं तो दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ये तो आप सबको पता है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन, मतलब उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, एंड बर्निंग मीन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी बर्न करेगा मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन करेगा तो पता कार्बन भी ऑक्सीडाइज होगी, हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज होगी, तो कितनी चीजें मिलेंगी? दो चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
नहीं समझ आया, करके दिखाऊं। हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है बाय डेफिनेशन उनके अंदर क्या कार्बन और हाइड्रोजन है जी। हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस इज बर्निंग। सो जो इसके अंदर हाइड्रोजन है वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, क्या मिलेगा आपको? पानी। कार्बन करेगी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, एंड साथ आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। यही चीज है, जनरलाइज्ड रिएक्शन है। और वही उन्होंने लिख दिया कि व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। It has been estimated that the concentration of carbon dioxide in the atmosphere is increased up to 20% by the end of 20th century. 20वीं सदी के इख्तिताम तक जो फजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार है तो नेचुरल थी ना, नेचुरली मौजूद है। हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड हवा में और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्रोसेस चल रहा है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं जी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके अपनी फूड भी तैयार कर रहे हैं और हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, खुद भी यूज कर रहे हैं। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस था, जो नेचुरल इक्विलिब्रियम था बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो डिस्टर्ब हुआ। किस वजह से? क्योंकि हमने इन हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करके जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है हवा के अंदर, उसने क्या किया? उसने उस नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब किया। कितना डिस्टर्ब किया? जो पहले नेचुरल क्वांटिटी थी कार्बन डाइऑक्साइड की हवा के अंदर, एक बैलेंस एस्टेब्लिश था, वो डिस्टर्ब हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी थी वो 20% तक इंक्रीज कर गई है, एनहांस हो गई है पहले वाली क्वांटिटी से, जो कि पहले से मौजूद थी, जो कि एक नेचुरल बैलेंस था। और वो क्यों हुआ? ये इसका जवाब ये, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गैसेस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। अब ये तो इसके नुकसानात है, ऐसा हुआ क्यों? तो ये हम जरा याद करते हैं, अबाउट 25 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। समझ आ लिया? हर साल हम तकरीबन 25 बिलियन टन्स, अब 1 बिलियन में कितने होते हैं? 1 अरब। तो 25 बिलियन टन्स हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में छोड़े हैं। उनमें से जो 22 बिलियन टन्स है वो कहां से आ रही है? फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। पीछे बची 3 बिलियन टन्स। सो वो कहां से आ रही है? वो फिर दूसरे जराए जानदार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, या डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल्स है, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अदर सोर्सेज दूसरे हैं, लेकिन जो 22 बिलियन टन आउट ऑफ 25 बिलियन टन वो हम फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से हवा में दाखिल कर रहे हैं। ठीक है जी। सो इट कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अबाउट 15 बिलियन टन। अब देखें हम कितनी दाखिल कर रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं, सालाना हम कितनी छोड़ रहे हैं, पर ईयर हम कितनी छोड़ रहे हैं? 25 बिलियन टन। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 15 बिलियन टन जो है वो प्लांट जो है वो रिमूव कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से। तो 10 बिलियन टन जो है वो क्या हो रही है? ऐड हो रही है हमारी हवा में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा के अंदर पीछे रह जाती है, जो कि 10 बिलियन टन है, वो क्या करती है? एक ब्लैंकेट बनाती है हमारी जमीन के गिर्द, और क्या करती है? एज ए बैरियर काम करती है हीट के लिए। वो हीट को बाहर नहीं जाने देती, बाहर से हाई एनर्जी रेडिएशन को अंदर आने देती है, और जो लो एनर्जी रेडिएशन, जो कि हीट रेडिएशन है, उनको बाहर नहीं जाने देती। इससे क्या हो रहा है? हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन ये जो ट्रैपिंग ऑफ हीट है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को टोटल कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं? 25 बिलियन टन। उनमें से जो 22 बिलियन टन है वो किससे पैदा करें? फॉसिल फ्यूल से। बाकी जो 3 बिलियन टन है वो हम रिस्पायरेशन से, डिकम्पोजिशन से, गलने सड़ने के अमल से या दूसरे जराए से हम दाखिल कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ याद रखिएगा, बन तो 25 बिलियन टन रही है, ठीक है, प्रोडक्शन तो इतनी है, लेकिन कंजप्शन कितनी है उसकी? रिमूवल कितना है? ठीक है, अगर तो रिमूवल 25 बिलियन टन का ही है तो फिर तो ठीक है, इट्स गुड। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ा भी रहे हैं और जंगलात को कम भी कर रहे हैं। समझ आ लिया? जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, दे आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। वो जमीन के पिपरों का काम करते हैं, वो जमीन पर मौजूद गैसेस को साफ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहे हैं। लेकिन नेचुरली जो हमारी जमीन के ऊपर फॉरेस्ट मौजूद हैं, जो प्लांट्स मौजूद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 15 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करें। इसका मतलब हम पर ईयर 10 बिलियन टन, 10 अरब टन जो है, या 1 अरब, 10 raised to power 9 मीन दैट इज 1 अरब हमारे पास। तो इसका मतलब हम 10 अरब
टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का पर ईयर इजाफा कर रहे हैं अपनी एटमॉस्फेयर के अंदर। अब वो किधर जाएगी, वो क्या कर रही है, वो आगे अपना काम कर रही है। वो क्या करती है, एक ब्लैंकेट बनाती है हमारी एटमॉस्फेयर में जमीन के गिर्द। उसके अंदर से मैंने 9th क्लास में भी आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाया था। आगे हमारा एक चैप्टर और भी आ रहा है, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी सिर्फ एक हिंट दे के आगे जा रहा हूँ कि वो ब्लैंकेट बनाएगी और वो ब्लैंकेट क्या करेगा, बाहर से हाई एनर्जी जो फोटॉन्स उन्हें अंदर आने देगा, बट जो हीट के लो एनर्जी फोटॉन्स होंगे उन्हें बाहर नहीं जाने देगा और टेम्परेचर जमीन के ऊपर बढ़ता जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग काज होगी। अब ये तो टेम्परेचर का बढ़ना जो इफेक्ट है दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग, बट जो ट्रैपिंग ऑफ हीट है, जो कॉज है, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रॉब्लम। क्लियर है जी? सो ये यहाँ हमने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस प्रोड्यूस का ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये इसका जो है हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बट अबाउट 25 बिलियन टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर each year. 22 billion tons of it comes from the burning of fossil fuels. About 15 billion tons of per year is removed by the plants. Thus 10 billion tons of carbon dioxide remains in the air. This is causing the global warming, and this also causes the greenhouse effects. So although hydrocarbons burn, हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन्स जो है हमें एनर्जी तो ले ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनसे हम ना सिर्फ अपनी जो है वो अपने प्लांट्स चला रहे हैं, इनसे हीट जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं, बल्कि हाइड्रोकार्बन्स जो है ये एज ए फीड स्टॉक या एज ए क्रूड मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल, क्रूड मटेरियल का हम स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज कर रहे हैं अपनी खादों की तैयारी में, प्लास्टिक्स की तैयारी में, फाइबर्स की तैयारी में या पॉलीमर्स की तैयारी में। तो ना सिर्फ हम इन हाइड्रोकार्बन्स को, फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, बल्कि हम इनसे एक तो एनर्जी ऑब्टेन कर ही रहे हैं ना, वो तो बहुत ही आम सी चीज है, लेकिन यही हाइड्रोकार्बन जो है इन द इंडस्ट्री यूज हो रहे हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स। बात समझ आई नहीं है? हमने यूजेस देखे, इंपॉर्टेंस देखी, पहले पता तो चले यार हमारे कहाँ कहाँ ये काम आ रहे हैं। एक तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाले जो सोर्सेज हैं 90% दे आर हाइड्रोकार्बन्स, दे आर द फॉसिल फ्यूल्स, और जो असल में कहते हैं कि बेसिकली जो कि वो हाइड्रोकार्बन्स है। अब यही हाइड्रोकार्बन जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, उन्हीं हाइड्रोकार्बन को हम लोग यूज कर रहे हैं कहाँ पे यूज कर रहे हैं? इंडस्ट्री में एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे धागे हम तैयार कर रहे हैं, कपड़े हम तैयार कर रहे हैं, ये फाइबर्स हम तैयार कर रहे हैं, प्लास्टिक्स हम तैयार कर रहे हैं उससे, ठीक है। और उसके बाद जैसे अभी आगे आ रहा है इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद जितने भी पॉलीमर्स आप बना रहे हैं, जितने भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स आप तैयार कर रहे हैं इन्हीं हाइड्रोकार्बन से, तो ये लास्ट इनका फायदा इंपॉर्टेंस है। सो ऑल्दो हाइड्रोकार्बन बर्न मेनी ऑफ देम आर नॉट जनरली यूज्ड एज फ्यूल, लेकिन में से बहुत सारे हम आमतौर पर एज ए फ्यूल यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है उनके साथ? दे आर मोस्टली यूज्ड एज फीड स्टॉक इन द इंडस्ट्री। अब बच्चे समझेंगे फीड स्टॉक का मतलब ये है कि खुराक के तौर पर यूज होंगे इन द इंडस्ट्री, नहीं। Feed stock of the industry mean the starting material of the many useful products. समझ आया? आगे उसकी डेफिनेशन दे दी कि these hydrocarbons are starting raw materials for the synthesis of large number of organic compounds. So those materials which are used as a starting raw material for the production of some useful products, they are said to be the feed stock in the industry. They are the feed stock. ठीक है? Feed stock का मतलब ये है। So these compounds have commercial, अब ये compound जो है इनकी बहुत ज़्यादा तजारती अहमियत है। So ये जी सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, आजकल बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं जी हमारा कद नहीं बढ़ रहा, कद का बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो केमिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल बोन्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब वो जो आपके जिस्म में छोटी बोन्स है उन्हें रिमूव करके वो ही बोन्स लगाएंगे वो बोन्स लगाएंगे, उन बोन्स के अंदर क्या है जी, स्टिमुलस मौजूद है कद को बढ़ाने का, वो स्टिमुलेट करती हैं कद के बढ़। कौन सी बोन? आर्टिफिशियल बोन्स लगाई जाएंगी, ठीक है। तो तैयार है सारे? मेरा भी जी करता है कि मैं भी जरा अच्छा खासा कद बढ़ा लूँ So, इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। उसके बाद लंग्स, आर्टिफिशियल लंग्स बनाए जा रहे हैं। मगर अगर किसी इंसान के लंग्स खराब हो गए हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से लंग्स तैयार किए जा रहे हैं और वो बॉडी में इम्प्लांट किए जा रहे हैं, वो बॉडी में दाखिल किए जा रहे हैं, जो कि अगर एक फेफड़ा किसी बंदे का सिगरेट नोशी की वजह से खराब हो गया तो नए लंग्स डाले जाएंगे जो कि बिल्कुल जो आपके नेचुरल लंग्स उनकी तरह काम करेंगे। आर्टिफिशियल हार्ट्स बनाए जा रहे हैं, दिल बनाए जा रहे हैं जो कि बंदे के दिल में, जो बंदे के दिल की जगह पे खून को पंप कर रहे हैं, और ये तो एक्सपेरिमेंट्स भी अब हो चुके हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं जी। क्या लिखा हुआ है? अल्कीन्स आर स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी वैल्यूएबल मटेरियल्स। तो कल मैंने एक बात आपको बताई थी एक्सरसाइज के अंदर कि अल्कीन ही को क्यों यूज करेंगे, अल्कीन के अंदर क्या, और खास तौर पे इसके अंदर जो इसका सबसे पहला
अल्कीन का मेंबर है दैट इज इथीन, वो यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स। क्यों? पॉलीमराइजेशन का नाम मैंने बताया था, द प्रोसेस इन विच a large number of small molecules combine together to form a big molecule, that is called a polymer. A polymer is a big molecule that is formed by the combination of a large number of small molecules, that is the polymer. So polymerization में अब इसमें क्या खास बात है, मैं जरा एक स्लाइड ऐड कर दूं, आपको थोड़ा सा पहले समझा दूं, फिर हम आगे चलते हैं। तो इसके अंदर क्या खास बात है, इथीन का फार्मूला मुझे बता दे। C डबल बॉन्ड, इथीन में 2 कार्बन एटम होंगे उसके अंदर, स्टेम ने भी शो कर रहा है और आगे उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा। सो सी डबल बॉन्ड सी, अब एक ये आप एक हाइड्रोजन, या थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए आप एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दें और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दें, लेकिन याद रखना ये स्टाइल नहीं है, असल में ये स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉन्ड होता है, ठीक है। सो इस बॉन्ड की वजह से हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनाते हैं। अब जरा मजे की बात देखना, एक तो ये है, ठीक है। अब अगर हम लोग 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दें इसी इथीन से, तो जो हमें ग्रुप मिलेगा दैट इज विनाइल, ठीक है। वायल है ना, विनाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये विनाइल ग्रुप क्या है, इसके साथ आप क्या लगा दें, दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स लगाएं, क्लोरीन लगाएं तो विनाइल क्लोराइड बना ना। जैसे विनाइल क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, you will have 1 हाइड्रोजन एटम here, 1 वैलेंसी फ्री होगी, ठीक है, 1 वैलेंसी फ्री होगी और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए होंगे। अब अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगा दें तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल, ठीक है। विनाइल का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको, 1 हाइड्रोजन एंड 1 वैलेंसी इज फ्री, सो हियर द 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड, दिस इज विनाइल। क्लोरीन लगा, विनाइल क्लोराइड। अब अगर बहुत सारे विनाइल क्लोराइड्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल, और आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी नाम है ना, पीवीसी मीन पी मीन पॉली, वी मीन विनाइल, सी मीन क्लोराइड। सो अब इसके अंदर ये कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, गौर से सुनना। इसके अंदर डबल बॉन्ड है विनाइल में, डबल बॉन्ड है, एक और विनाइल क्लोराइड हम यहां पे ले आते हैं, ये लो जी, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, ये हाइड्रोजन। गौर से सुनना, ये जो विनाइल क्लोराइड है ये अपना एक डबल बॉन्ड तोड़ेगा, यहां से एक बॉन्ड इसका भी फ्री, एक इसका भी फ्री, ये भी तोड़ेगा, इसका भी एक फ्री हुआ, सुन रहे हो ना, और इसका भी एक फ्री हुआ। अब मजे की बात क्या है, ये विनाइल क्लोराइड का कार्बन इस कार्बन से लिंकिंग करेगा, ये वाला आगे के और विनाइल क्लोराइड होगा उसके कार्बन से लिंकिंग करेगा, तो कैसी चेन बनेगी तरह देखना, यहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये एक विनाइल क्लोराइड, यहां पे मैं बना देता हूं, ये लिंकिंग चलेगी, यहां पे इधर हाइड्रोजन होगा, इधर क्लोरीन होगा, इधर दोनों हाइड्रोजन होंगे, समझ आया नहीं यार। आगे फिर क्या होगा, एक और विनाइल, हम यहां पे N लगा देंगे, ठीक है, Cl, यहां फिर आगे वाले विनाइल क्लोराइड का कार्बन होगा, यहां क्लोरीन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ आया नहीं यार। इन दिस वे दिस चेन विल बी, और इतनी बड़ी चेन बनती है, दैट चेन जो बहुत बड़ी चेन वो पॉलीमर है, नहीं समझ आया कि इसके अंदर, क्योंकि विनाइल के अंदर डबल बॉन्ड है, जैसे कि डबल बॉन्ड टूटेगा दूसरे का भी टूटेगा, तो इन डबल बॉन्ड्स की मौजूदगी की वजह से बहुत सारे विनाइल आपस में लिंक करके बड़ी चेन बना सकते हैं, समझ आया। तो ये छोटा विनाइल क्लोराइड एक यूनिट है, छोटा यूनिट, दिस इज कॉल्ड द मोनोमर, इसे क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे मोनोमर मिलेंगे तो एक पॉलीमर बनेगा, पॉली मीन मोर एंड मोनो मीन वन, प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ। अब ये जो मैंने यहाँ पे, मैं वैसे मुझे मैं आपकी समझ के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ, एक विनाइल क्लोराइड यहाँ पे, फिर एक और विनाइल क्लोराइड आगे आ जाएगा, तो क्या किया, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड ने मिलकर आपको एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल दे दिया। इन दिस वे दिस प्रोसेस ऑफ लिंकिंग, यहाँ क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बहुत सारे विनाइल क्लोराइड के आपस में कंबाइन करने से एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये जो बहुत सारे विनाइल क्लोराइड का मिलना और मिलकर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और जो बिग मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज कॉल्ड द पॉलीमर, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर ये बड़ा पॉलीमर बना देते हैं मोनोमर्स।
ठीक है। अब आप कहते हैं यार बहुत सारे मिलेंगे, तो याद रखना ये जो मैंने एन लिखा था ना, वैसे मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं जनरली अगर ये भी लिख देता ना, ये यूं डाल के ये तरीका एक आ रहा है हर क्लासेस में, देखोगे पॉलीमर को शो करने का, यहाँ क्लोरीन और यहाँ हाइड्रोजन होंगे। सो ये मैंने असल में पॉलीमर विनाइल क्लोराइड को लिख दिया, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का मतलब एन क्या है, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड कंबाइंड इन दिस चेन, और ये बहुत बड़ी चेन बन गई आपके पास, प्रॉब्लम किसी को। अब मजे की बात एक और चीज आपको बताऊं, देखें विनाइल है ना, उसके साथ आप यहाँ पे एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो एसिटेट मिलेगा ना, वो आप यहाँ लगा दें, COO CH3COO, यही है ना, 2 कार्बन होंगे तो इथानोइक एसिड होगा, तो उससे एक तो इथानोएट बनेगा, तो ये विनाइल एसिटेट बन गया आपके पास। जहां क्लोरीन था वहां आपने एसिटेट लगा दिया तो विनाइल एसिटेट बना। अब पॉलीविनाइल एसिटेट भी आपके पास एक पॉलीमर अब यूज करते हैं, समझ आया नहीं यार। इसी तरह स्टाइरीन आप बनाएंगे, इसके अंदर डबल बॉन्ड की मौजूदगी जो है ना, इसको इस काबिल बनाती है कि ये पॉलीमराइजेशन करे। बात समझ आई? नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा पूछिए, अगर आ गई तो हम आगे चलते हैं। आप समझ आया कि पॉलीमराइजेशन का शोर मचा हुआ था, ये क्या हो गया। अब अगर हम वो जो हमारा पॉइंट हम पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा। सी ये लिखा हुआ कि अल्कीन्स आर स्टार्टिंग मटेरियल्स। क्यों अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड की मौजूदगी उन्हें इस काबिल बनाती है कि बहुत सारे मोनोमर्स मिले और पॉलीमर बना दें, ठीक है। सो अल्कीन्स आर स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी वैल्यूएबल मटेरियल्स, ठीक है जी, मान लिया। इस अब समझ आया कि कैसे कि ये जो जुमला लिखा वैल्यूएबल मटेरियल्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल जो एज स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है, क्यों, इसकी पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी की वजह से, स्पेशली पॉलीमर्स, बात भी कर दी आगे उन्होंने। सम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स दे सर्व एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इथीन एंड इथाइन आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। इथीन और इथाइन को यूज किया जाता है किसके लिए, बहुत। अब इथाइन के अंदर 3 बॉन्ड है, नहीं, इथाइन के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड मौजूद हैं। अब वो तो ज्यादा एबिलिटी रखेगा, ज्यादा अच्छे किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाने की एबिलिटी होगी ना इथाइन के अंदर। सो ये उन्होंने बताया जी। तो पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सच एज इथीन। और लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, आपने जब किसी चीज के यूजेस लिखने हैं ना, तो आपने दिमाग पे जोर नहीं देना, अपने आसपास की चीजों पे यूज देना। प्लास्टिक नजर आ रही है, इंसुलेशन नजर आ रही है, खुद सोचो ये सारे पॉलीमर है। आपके जिस्म पे कपड़े, ये जो मैंने जैकेट पहनी है, ये भी ये सिंथेटिक लेदर है, ये कोई जिसे कहते हैं नेचुरल लेदर नहीं है कि हमने किसी भैंस की खाल से उतार के बनाया, नहीं, ये एक पॉलीमर है। समझ आ नहीं यार, हम जो कपड़े पहने हुए ये भी पॉलीमर के आजकल, इतनी कपास नहीं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम कपड़े बनाए कॉटन के उससे। So therefore, the polymers are made from the smaller molecules such as ethene. Look around you, you will find polymers everywhere. Yes, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। Your clothes, बिल्कुल ठीक है। Carpets ऐसे ही है, curtains, पर्दे, बिल्कुल ठीक है। Towels, तौलिए, sheets, बिल्कुल ठीक है। Floor tiles, प्लास्टिक की टाइल लगती है फ्लोर्स के ऊपर, या सीलिंग नहीं होती, खूबसूरत किस्म की टाइल लगा के छतें खूबसूरत बनाते हैं, दो टाइल्स, ठीक है। तो फ्लोर टाइल्स, फर्नीचर्स, ठीक है जी, आपके जो प्लास्टिक के फर्नीचर्स हैं, और उसके बाद जी टॉयज खिलौने, आर पॉलीमर्स मेड फ्रॉम, ठीक है। ऐसे करना है, याद रखना, ये नहीं कि आप दिमाग पे जोर देना, आसपास देखना, इतने पॉलीमर्स आपको नजर आ जाएंगे, हर जगह पे पॉलीमर्स दिख रहे होंगे, हर जगह पे। ये बोर्ड जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स हैं, ये भी तो पॉलीमर के बने हुए हैं, ठीक है। दी ऑल थिंग्स आर पॉलीमर्स, सब चीजें पॉलीमर्स हैं, ठीक है। मैक्सिमम अब हम पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो फ्रॉम द इथीन एंड एथाइन, इवन इन योर कार्स, अपनी कार में बैठे, उसका डैशबोर्ड, उसकी सीट्स, उसके टायर्स, उसका फ्लोर मैट, उसकी सीलिंग जो है, आर ऑल आल्सो मेड ऑफ पॉलीमर्स। हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज, ये जितने पॉलीमर्स हैं इनके लिए आप हाइड्रोकार्बन्स को यूज कर रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, फिल्म, एडिसिव्स, ड्रग्स एंड डाइज। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, अब जरा यहाँ आइए, ये तो रोजमर्रा जिंदगी में डोमेस्टिक यूजेस थे, डोमेस्टिक जो हमारी प्रोडक्शन के अंदर हमें कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स जो है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बॉडी रिप्लेसमेंट पार्ट्स आर मेड फ्रॉम द पॉलीमर्स। इन द फ्यूचर वी विल हैव, और फ्यूचर तो अभी है हमारे पास, ये वी विल हैव आर्टिफिशियल बोन्स दैट कैन स्टिमुलेट बोन ग्रोथ। आर्टिफिशियल बोन्स होंगी, लगा देंगे तो बोन्स की जो ग्रोथ है उसको वो स्टिमुलेट करेंगे, कद बढ़ जाएंगे लोगों के, ठीक है। स्टिमुलेट मतलब तहरीक पैदा करना, ठीक है। सो वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट टू हैव आर्टिफिशियल लंग्स
कहता है तवक्को की जा सकता है, मैं तवक्को है, मैं ये भी तवक्को है कि आर्टिफिशियल लंग्स होंगे, बिल्कुल है, एज वेल एज आर्टिफिशियल हार्ट्स। इंडस्ट्रीज आर डे एंड नाइट बिजी इन सिंथेसाइजिंग मार्वेलस, अक्ल से मावरा, ठीक है, अमेजिंग, हैरान कुन, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स। इज देयर एनीथिंग दैट कैन रिप्लेस पेट्रोलियम एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स एंड अदर पॉलीमर्स? सवाल है, क्या है कोई ऐसी चीज जो रिप्लेस कर सके पेट्रोलियम को? सोचिए, है पेट्रोलियम के अलावा? तो रिसर्चेस जारी हैं कि पेट्रोलियम के अलावा कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उसको रिप्लेस कर दे। रिसर्चेस जारी हैं, ठीक है। हमने देखा कोल था, नेचुरल गैस था, पेट्रोलियम था, फॉसिल फ्यूल्स थे। तो लिविंग थिंग्स अभी जो है उनसे भी इस तरह की चीजें ऑब्टेन की जा रही हैं, लेकिन पेट्रोलियम का रिप्लेसमेंट हो सकता है, मिलता है, पॉसिबल। मायूस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पेट्रोलियम का अपना कोई जवाब नहीं। आगे चलते हैं जी।